नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी जानकारी, ऐसे आंकड़े जो चौंका रहे हैं। 3 गुना ज्यादा शिकायतें आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। विधानसभा चुनाव में लगभग 3 गुना ज्यादा शिकायतें 2018 के मुकाबले। इस बार 11,257 शिकायतें मिली हैं चुनाव आयोग को। 2018 में 3,990 शिकायतें ही प्राप्त हुई थी। 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगी थी। अधिकांश शिकायतें जिसमें तुरंत निराकरण भी किया गया है, फौरन कार्रवाई की गई है। क्योंकि लगातार नोटिस भी अलग अलग प्रत्याशियों को जारी होते हुए आपने देखे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ा हुआ बताता है कि किस प्रकार से चुनाव के जो नियम हैं उनके उल्लंघन में किसी को खौफ नहीं है। 2018 में 3,990 शिकायतें, जबकि यह आंकड़ा 2023 में लगभग 3 गुना हो जाता है। 11,257 शिकायतें प्राप्त हुई। 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगी। लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आते रहे। कई सारे आरोप जो कि प्रत्याशी एक दूसरे पर लगा रहे थे, लेकिन सही पाए जाने पर कुछ शिकायतों का तुरंत निराकरण भी हुआ है। कुछ ऐसी शिकायतें जो कि अभी पेंडिंग हैं, हो सकता है कि कार्रवाई आगे आने वाले समय में हो, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के मामले जितने कम इतने अच्छा, क्योंकि कानून को पालन के लिए बनाया जाता है और चुनावी समय में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि गंभीरता इसी चीज को लेकर दिखाई जाए कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। और चूंकि शिकायतें मिली हैं, चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले चिंता का बड़ा सबब यह कि 3 गुना इजाफा इस बार शिकायतों में। सीधे रुख करेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार ये आंकड़े जो कि चिंता का सबब बने हुए थे। चुनाव हालांकि हो चुके हैं पूरे, कार्रवाई भी होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये बताता है कि लोग कितने गंभीर हैं चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए इस हाईटेक होते युग में लोग अब जागरूक हो गए हैं और कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी अगर वो देखते हैं चुनाव के दौरान, तो वो सीधी शिकायत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर करते हैं। क्योंकि देखिए ऑनलाइन शिकायत का इस बार प्रावधान किया गया था कि जो लोग लिखित तौर पर शिकायत नहीं कर सकते हैं, वो एक ऐप जनरेट किया गया था, उसके माध्यम से वो शिकायत करते हैं। 2018 की तुलना में देखें तो इस बार 3 गुना से अधिक शिकायतें ज्यादा प्राप्त हुई हैं। 2018 में जहां 3,990 शिकायतें प्राप्त हुई थी, वहीं अगर इस बार के 2023 के चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो ये शिकायतों का आंकड़ा बढ़कर 11,257 हो गया। तो ये बताता है कि लोग कितने जागरूक थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, उसमें से अधिकांश शिकायतों का निवारण जो है वो त्वरित तौर पर कर लिया गया है। देखिए, कई तरह की शिकायतें थी। कुछ तो प्रत्याशियों को लेकर कि किसी तरह की कोई लालच या प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है या आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। कई शिकायतें जो है वो पोलिंग बूथ, मतदाता पर्ची या फिर मतदाता सूची में नाम न होने को लेकर थी। तो इस तरह की जो तमाम शिकायतें निर्वाचन आयोग को लगातार मिली थी, जिस तरीके से 9 तारीख को मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी, उसके बाद से लगातार निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें मिल रही थी, क्रमशः उनका निराकरण भी लगातार किया जा रहा था। हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से अगर शिकायतों की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो शिकायतें हैं वो आम लोगों के द्वारा की गई थी या फिर जो छोटे स्तर पर जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा की गई थी कि किसी प्रत्याशी विशेष के द्वारा किसी तरह का कोई गड़बड़ी चुनाव के दौरान की जा रही है। और अगर पूरे तौर पर अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग जो निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर कितने जागरूक है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में इस बार शिकायतें मिली थी। जी चलिए देखने वाली बात कि अन्य शिकायतों का कब तक निराकरण होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगले खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। भोपाल की 692 लोकेशन से जुड़ी हुई अगली जानकारी, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने वाली है। एनजीटी की फटकार के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट मोड पर। भोपाल कलेक्टर ने निगम, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट अफसरों को आदेश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द करने के आदेश जारी हो चुके हैं। तो भोपाल को लेकर ये जानकारी, लेकिन महज भोपाल तक ये सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एनजीटी की तरफ से आदेश आए तो हो सकता है कि इसका दायरा बढ़े। और इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि अगर आपने अतिक्रमण कर रखा है तो आप इस चीज की चिंता करना शुरू कर दें। अब बेहद ही सख्त कार्रवाई, जिसके निर्देश कलेक्टर की तरफ से भी जारी हुए हैं। 692 लोकेशन ऐसी हैं जो कि चिन्हांकित की गई हैं। कुछ ऐसी लोकेशंस भी हो सकती हैं जहां पर आने वाले समय में पैमाना कार्रवाई का बढ़ सकता है। भोपाल कलेक्टर की तरफ से फिलहाल आदेश है, अलग अलग अधिकारियों को बता दिया गया है कि कार्रवाई का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया जाए। नोटिस भी अब पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद अगर इतने सख्त आदेश हैं तो आप समझ सकते हैं कि फौरन अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई होगी। एक बार फिर शुरू करेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया का। शैलेंद्र, 692 लोकेशंस राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में भी मुझे लगता है कि अब खौफजदा होने की जरूरत है अतिक्रमण को लेकर।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजधानी के आसपास के ग्रीन बेल्ट एरिया में अतिक्रमण की शिकायतें एनजीटी को मिली थी, तो निश्चित मानिए कि न केवल राजधानी भोपाल बल्कि समूचे मध्य प्रदेश से इस तरह की शिकायतें एनजीटी को मिली होंगी और एक एक करके एनजीटी उन इलाकों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी जारी कर सकता है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल को लेकर जो तमाम शिकायतें मिली थी, उसके बाद भोपाल कलेक्टर को ये निर्देश किए गए थे कि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए कि आखिर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्थायी या अस्थायी तौर पर अतिक्रमण कर लिया है। कुछ जगह पर स्थायी अतिक्रमण किया गया, कुछ जगह अस्थायी अतिक्रमण करके कमर्शियल या फिर रहने का काम जो है वो लोगों के द्वारा किया जाने लगा है। तो ऐसे इलाकों पर एक विशेष मुहिम चलाकर या कहें कि सर्वे कराकर ये जानकारी जुटाई गई, तो आसपास के इलाकों से लगभग 692 ऐसे अतिक्रमण पाए गए जिन्होंने ग्रीन बेल्ट के एरिया में अतिक्रमण कर लिया था। तो ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला कलेक्टर ने बैठक की थी और बैठक के बाद नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर टीमें बनाई जाएंगी। एसडीएम को ये निर्देश दिए गए कि अपने अपने इलाके में जो अतिक्रमण वाले इलाके हैं वहां पर जाकर कार्रवाई करें। अगर सबसे अधिक अतिक्रमण की मैं बात करता हूं तो अयोध्या बाईपास हो, करौंद बाईपास हो, 11 मील हो या फिर आसाराम बापू चौराहा सहित तमाम जो नीलवड़ और रतिवड़ के इलाके हैं, ये इलाके जो है वो ग्रीन बेल्ट के तौर पर डेवलप किए गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। इसमें देखिए लोग तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन पर भी एनजीटी ने फटकार लगाई है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे थे, जब समय रहते उनको अतिक्रमण को क्यों नहीं रोका गया। जो लोग अतिक्रमण कर रहे थे एनजीटी के फटकार के बाद ही क्यों सोच आ रही है कि यहाँ पर अतिक्रमण इसको पहले ही अगर रोक लिया होता तो शायद ये स्थिति ना बनती। बिल्कुल स्थानीय प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत थी शैलेंद्र, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ठीक जिक्र है इस बात का। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग शहरी लोकेशंस पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। राजधानी भोपाल की जब आप बात करते हैं, कौन कौन सी वो प्रमुख इलाके हो सकते हैं जहां पर इस कार्रवाई का असर सबसे ज्यादा होगा? देखिए सबसे अधिक अगर इलाकों की अगर मैं बात करूं तो भोपाल शहर के आसपास के इलाके जिन्हें ग्रीन बेल्ट के तौर पर सरकार ने डेवलप किया था, उसमें अयोध्या बाईपास है, करौंद बाईपास है, इसके अलावा 11 मील का इलाका है, इसके अलावा नीलबड़, रातीबड़ और जो बड़े तालाब के आसपास के जो इलाके हैं जिनको ग्रीन बेल्ट के तौर पर रखा गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने रिहायशी मकान बना लिए हैं, अस्थायी कब्जे कर लिए हैं या कई लोगों के द्वारा रेस्टोरेंट, ढाबे या अन्य जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं। तो ऐसे में अब इन चिन्हित जगहों पर जल्द ही प्रशासन जो है वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी करें। सतर्क रहने की अब जरूरत है। अतिक्रमण अगर कर रखा है तो उसको हटाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। बात अगली खबर की करेंगे, धमतरी से अगली बड़ी जानकारी, जहां बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई। भारी मात्रा में बारदाना जलकर राख हो गया है। दमकल की टीम जहां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। आग पर काबू भी पाया गया, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सिहावा थाना क्षेत्र की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। धमतरी से बड़ी जानकारी, बारदाना गोदाम में आग लगी। धीरे धीरे कर इस आग का दायरा बढ़ा, पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण हादसा, इस आगजनी के चलते सिहावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। फौरन दमकल की टीम को बुलाया गया। आसपास भी अफरा तफरी मची। जैसी टीम यहां पर पहुंची, स्थानीय लोगों की तरफ से भी सहयोग था, क्योंकि बहुत जरूरी था कि इस आग पर समय रहते काबू पा लिया जाए। विकराल रूप पहले से ही आग ले चुकी थी और साथ साथ कुछ मकान भी आपको आसपास नजर आएंगे, जिन तक अगर आग फैलती तो और ज्यादा मुश्किल स्थिति हो सकती थी। सही कि अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मौजूदा हालात क्या है, कितना नुकसान? अवंतिका, देखिए देर रात की घटना है, 12 से 1 बजे की आसपास की घटना बताई जा रही है, जब गोदाम में आग लगी। इस गोदाम में बारदाना और साथ ही कुछ वनोपज भी रखा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो दमकल का बेस है फायर ब्रिगेड को पास ही था, इसलिए जल्द ही जो राहत जो पहुंच गई और रात में ही पूरी कोशिश करने के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। अब जहां तक नुकसान की बात है, वो आज आकलन उसका किया जाएगा कि कितना सामान बारदाना या वनोपज रखा था, उसकी कीमत क्या है और कितना नुकसान जलकर खराब हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और राजधानी भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली की सप्लाई बाधित रहने वाली है। कोलुआ, सिग्नेचर 360 कॉलोनी, जहां पर बिजली कटौती होगी। कुछ और इलाके हैं E3, E4, E5 प्रमुख और पॉश इलाके राजधानी के, यहां पर भी बिजली संकट का असर देखने को मिलेगा। 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। बिजली कंपनी मेंटेनेंस का काम करने वाली है और इसी के चलते ये खबर, जिसे पहले ही बिजली विभाग की तरफ से भी सूचित किया गया, 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती का सामना
यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने के चलते यह हादसा। बाराद्वार फाटक में गेट कीपर की पोस्ट पर यह शख्स तैनात था। मौके पर पुलिस और आरपीएफ की टीमें भी पहुंची हैं। अब जायजा लिया जा रहा है फिलहाल कि क्या स्थिति रही होगी। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। जांजगीर चांपा की पूरी घटना, रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने के चलते यह हादसा हुआ है, लेकिन मौके पर क्या कुछ हुआ है यह अभी भी जांच का विषय है। बाराद्वार फाटक में गेट कीपर की पोस्ट पर यह शख्स तैनात था। कैसे ट्रेन की चपेट में आया, यह जांच का विषय। पुलिस और आरपीएफ की टीमें लगातार घटनास्थल का जायजा लेती हुई आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने की कोशिश। एंगल इस घटना का महज हादसा है या कोई और बात है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। और अगली खबर भिलाई से है, जहां युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आत्महत्या करने मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया था। मान मनोबल के बाद जाकर कहीं युवक को नीचे उतारा जा सका। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी थी। प्रशासन ने गिरफ्तारी का आश्वासन देकर इस व्यक्ति को नीचे उतारा। मतदान के दौरान इस व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई थी, आपको बताएं। भिलाई नगर थाना का ये पूरा मामला। मारपीट की शिकायत की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये व्यक्ति नाराज हो गया और नाराज होकर टावर पर चढ़ गया। ये तस्वीरें आप देखिए। और टावर पर जैसे ही चढ़ा, प्रशासन में हड़कंप। हर अधिकारी को पहुंचना पड़ा, समझाइश दी गई, परिवार वाले पहुंचे, मान मनोबल हुई। ये कहा गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे और तब जाकर ये व्यक्ति नीचे उतरा। और दतिया में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां भांडेर के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर इकबाल खान जब स्ट्रांग रूम के रूटीन निरीक्षण के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचे तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने स्ट्रांग रूम में अंदर जाने से रोक दिया। इकबाल खान बिना निरीक्षण करे वापस लौट गए। इकबाल खान के वापस लौटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबरदस्ती कुछ नहीं, मेरा भी दायित्व है निरीक्षण करने का। बिल्कुल दायित्व है सर, लेकिन एसडीएम भांडेर एसडीएम से यहाँ से निरीक्षण करने के लिए देखिए कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ वीडियो। भांडेर के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर इकबाल खान स्ट्रांग रूम के रूटीन निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, जो कि प्रोसीजर होता है, लेकिन स्ट्रांग रूम में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। बिना निरीक्षण किए ही वो वापस लौट आए। कलेक्टर साहब ने कहा था कि 1-2 दिन में जाकर देखते रहना, वही मना कर दिया तो बाहर आ गया मैं जबरदस्ती। सर यहीं से वो सर वही दिख रहा है यहाँ से। इतने दूर से आऊँ देखूँ मैं, कुछ मुझे मजा आ रहा है। जबरदस्ती रोक रहे, बीएसएफ बाहर रोक रहे, फिर भी कह रहे हम तहसीलदार एसडीएम सर। कोई एक बॉक्स को निकालने की बात कह रहे हैं कि बॉक्स निकालना है, स्ट्रांग रूम से बॉक्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? तारीख के बाद निकालोगे। नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं, मेरा भी दायित्व है निरीक्षण करने का। बिल्कुल दायित्व है सर, लेकिन एसडीएम भांडेर एसडीएम से यहाँ से निरीक्षण करने के लिए मशीनें रखी है मेरी। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार दतिया, जहाँ पर स्ट्रांग रूम की ऐसी सुरक्षा कि जो अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। सुरक्षा कर्मी ने रिटर्निंग ऑफिसर को अंदर नहीं जाने दिया निरीक्षण के लिए, जिसमें वो कहते हुए भी नजर आए कि उनका एक दायित्व बनता है कि स्ट्रांग रूम में औचक निरीक्षण करें, ये देखें कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन उन्हें ही निरीक्षण नहीं करने दिया गया, वापस लौटा दिया गया। और पीछे भी आप देखेंगे किस प्रकार से सुरक्षाकर्मी फौरन गेट बंद कर देते हैं। कोई एक बॉक्स को निकालने की बात कह रहे हैं कि बॉक्स निकालना है, स्ट्रांग रूम से बॉक्स निकालना तो दतिया का ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर जिन्हें वापस लौटा दिया स्ट्रांग रूम में। ऐसी सुरक्षा अब आप देखिए कि प्रतिनिधियों को तो छोड़िए, किसी सरकारी अधिकारी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जबकि अधिकारियों को निरीक्षण करने पहुंचना होता है, ये देखना होता है कि सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल कैसी है। रिटर्निंग ऑफिसर सेगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, ये क्या है? ये अजब गजब मामला है, अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचते उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता।
जी हाँ, ये थोड़ा सा विचित्र और हैरान करने वाला मामला ये दतिया में देखने को आया है। ये अभी थोड़ी देर पहले मेरी एसडीएम से भी बात हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो बेरोक टोक अंदर आ जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग जा सकते हैं और जो मतगणना होनी है 3 तारीख को उसकी तैयारियों को लेकर के वहां जा रहे थे। लेकिन किसी कांग्रेस नेता ने जब उन्हें टोक दिया तो फिर सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि जब कलेक्टर साहब आए जब ही आप अंदर जाइए। तो मतलब देखा जाए तो ये बड़ा विचित्र सा मामला आया है कि एक अधिकारी ही वहां पर नहीं घुस पा रहे। जी ये सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ज्यादा सीरियसली इस ड्यूटी को लिया जा रहा है। ये बताइएगा नियम भी, जब मतगणना होती है उसकी तैयारियों के लिए कौन कौन सा अधिकारी अंदर जा सकता है? देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो तो जाते ही हैं। उसके अलावा जो मतगणना की रूम के लिए उसमें जो काम करते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो भी अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है और उसी में ये सारी मतगणना होनी है। तो कई दिन पहले से ही ये इस तरह से सब तैयारियां होती हैं। तो ये लोग हमेशा आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि सख्ती ज्यादा है, मतलब ये भी देखने में आया है कि कुछ मीडिया कर्मी जब अंदर जा रहे थे जहां पर कांग्रेस के लोग धरना दे रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको भी अंदर जाने से रोक दिया। सिर्फ वही कांग्रेस नेता अंदर धरने के लिए जा पा रहे हैं जो निगरानी कर रहे हैं स्ट्रांग रूम की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बालाघाट से अगली बड़ी खबर, जहां धान के भंडारण में लापरवाही की खबर है। धान भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन के डायरेक्टर सहित 3 पर केस दर्ज हो गया है। लगभग 13 करोड़ रुपए का गांव में ओपन कैंप में खापा रखा गया था। 6,632 टन धान इससे गायब हो गया है। कंपनी की लापरवाही के चलते 39 टन धान खराब भी हो गया। कंपनी डायरेक्टर संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवीय और जिला एडवाइजर अखिलेश बिसेन पर इसको लेकर मामला दर्ज हुआ। स्टेट वेयर हाउस के जिला प्रबंधक ने मामला दर्ज किया। वारासिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैंप का ये पूरा मामला। सहयोगी श्रीनिवास जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, बताइएगा क्या मौजूदा हालात हैं यहाँ के? अवंतिका, आप बता दो कि जो धान जो खराब हुए हैं और साथ ही जो गायब हुए हैं, ये किसानों समर्थन मूल्य पे जो धान की खरीदी होती है वो धान को ग्राम खापा में ओपन कैप है उसमें रखवाया गया था। और जिस रखरखाव की ये कंपनी है गो ग्रीन वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कंपनी के, इनको ठेका दिया गया था कि इनको देख रेख करना। लेकिन ये देखा गया कि वहां पे इन्होंने ज्यादा भारी लापरवाही बरती गई। वहां पर 6,000 टन जो होता है धान वो गायब भी हुआ वहां से, वो स्कंदन नहीं किया गया उसका। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लगभग 39 टन जो धान है वो खराब हो गया था। मतलब कुल मिलाकर कहीं न लापरवाही थी। इस लापरवाही को लेकर स्टेट जो एडिशन है उसके यहाँ पे जिला प्रबंधक है उसके द्वारा थाने में इसकी शिकायत की गई। साथ ही इन्होंने उनसे मामला भी दर्ज कराया है। आपको बता दूं कि लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो किसानों धान की खरीदी की जाती है उसको रख रखा ओपन कैप, लेकिन लगातार लापरवाही इनके द्वारा बरती है। वो चीजों में पहली बार। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी श्रीनिवास की किस प्रकार से कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और बिलासपुर में मसूरी बीईओ समेत सीएसी और हेडमास्टर को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। स्कूल का नियमित मॉनिटरिंग करना उनके दायित्व में आता है। काम में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। जिला अधिकारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने गए थे। गड़बड़ियों के कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। और अगली खबर उज्जैन से, जहां स्कूल में छात्र को लठ से पीटा है। हाथ और पैर में चोट आई है। छात्र को जिला अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। प्रिंसिपल राजेश कुलमी पर मारपीट का आरोप। गो ग्रीन स्कूल की पूरी घटना चिंतामढ़ थाना के हासमपुरा का ये पूरा मामला है। छात्री की तरफ से बताया गया कि प्रिंसिपल ने बुरी तरह से मारपीट की है और चोट के निशान भी पाए गए हैं इस छात्र के शरीर पर, और उसी के चलते जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पूरा मामला संज्ञान में आया है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है।
उज्जैन का ये पूरा मामला है, गो ग्रीन स्कूल, जहां पर इस बच्चे के साथ प्रिंसिपल के जरिए मारपीट हुई। बताया गया कि बस में ये बच्चा शैतानी कर रहा था, जिसके एवज में प्रिंसिपल ने बुरी तरह से इस बच्चे को पीटा है। और चलिए अब देखेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100।